हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3। मैं हूं आपका फ्रेंड आशीष बचवानी और आज हम शुरू कर रहे हैं इसी चैप्टर का आखिरी पार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसी क्वेश्चन में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यूएन जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुआ था और यूएन किस तरह से पूरी दुनिया में शांति बनाने का काम करने के लिए बनाई गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि यूएन के अंदर कौन से अलग अलग ऑर्गन्स हैं, कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं और वो किस तरह से काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसके पहले जो बना था यूएन वो क्यों डिसॉल्व हुआ और इसमें क्या डिफरेंट है। पहले जो यूएन बना था लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था, उसके फेल होने का रीजन था कि उसके कोई अलग अलग ऑर्गन्स नहीं थे और उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था। पर उसके बाद जो यूएन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स थे जिसकी वजह से हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे सबसे पहला जो है ऑर्गन जनरल असेंबली। यूएन का सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली। इट इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशन। यहाँ पे यूएन के अंदर अभी के टाइम में टोटल कितनी कंट्रियां मेंबर हैं? 193 कंट्रीज जो है मेंबर है इस कंट्री में। एवरी नेशन कैन सेंड अ मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कंट्री से मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 5। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0, मतलब कि 1 तक भी हो सकता है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको हर एक जो डेस्क मिलेगी वहां पे टोटल 6 चेयर्स हैं। यहां पे सिर्फ 5 लोग बैठेंगे, प्लस जो एक एक्स्ट्रा होगा वो होगा ट्रांसलेटर, जो आपको अलग अलग लैंग्वेज को आपकी मेन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती और आप हिंदी, मतलब कि आप इंडियन हो, तो वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाएगा। ओके, पर यहाँ पे जो 5 शीट होती है वहां पे ही सिर्फ और सिर्फ कितने लोग होंगे? उस कंट्री के 5 लोग। मतलब कि अगर मान लो ये डेस्क इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये चाइना का है, ये रशिया का है, यूएसए का है, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज की टोटल डेस्क होती है। और ये टोटल कितनी डेस्क है? 193। और हर एक डेस्क पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम उस कंट्री के 5 लोग ही बैठ सकते हैं। ये आप पिक्चर जो देख रही हो जनरल असेंबली की है, और यहाँ पे जनरल असेंबली में किसी भी चीज का डिस्कशन करने से पहले क्या होता है? वोटिंग। और वोटिंग में हर एक कंट्री का सिर्फ और सिर्फ एक वोट ही कैलकुलेट होता है। ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड ड्यूरिंग इलेक्शन। जब भी इलेक्शन होता है, किसी भी चीज के बारे में वोटिंग होती है, तो उस पूरी कंट्री का सिर्फ और सिर्फ एक वोट ही कैलकुलेट होता है। उन सबको डिस्कस करके अपना वोट जो है ड्रॉप करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो? वोटिंग कर सकते हो। पर अगर आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको 5 को मिलकर उस चीज का डिस्कशन करना है। ये 5 लोग कौन होते हैं इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर या फिर आपकी कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, आरबीआई का गवर्नर हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। आपके 5 ग्रुप में एक स्पेशल पर्सन जो यूएन से डिस्कस करेगा, यूएन से बात करेगा। ओके, अब इन 193 कंट्रियों का काम क्या होता है? तो ये लोग जो है मिलके एक डोनेशन इकट्ठा करते हैं, एक पैसे इकट्ठे करते हैं और पूरे वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक हेरिटेज को संभालने का काम, आपने सुना होगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस प्लेस को डाला गया है। ओके, इस प्लेस का संभालने का काम वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब कि यूएन का। तो ऐसे चीज़ों को संभालना, वंडर्स जो है वर्ल्ड के उनकी सुरक्षा करना, कीमती जो पुरानी चीज़ें उनकी सुरक्षा करना, लोगों को ह्यूमन राइट्स, उनके बेसिक हक के बारे में बताना, फिर एजुकेशन को प्रमोट करना। अलग अलग कंट्रीज के अंदर जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जो बहुत ही बैकवर्ड्स कंट्री हैं, जिनका अभी तक कोई भी ग्रो नहीं हुआ, ऐसी कंट्रियों के पीछे एजुकेशन में खर्चा करना। और ये एक्सपेंस जो है हर एक कंट्री, जितनी भी मेंबर कंट्री है, उनके बीच में उनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। जैसे यूएसए बहुत ही एडवांस कंट्री है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ही रिच कंट्री, तो वहां से थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। इंडिया से थोड़ा कम पैसा आएगा, पाकिस्तान से और कम पैसा आएगा। तो कंट्री की एरिया और उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। अब ये सिर्फ पैसे लेने वाला काम नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का डिस्कशन होता है। जैसे कि कौन सी चीजों का यहाँ पे डिस्कशन होता है, तो बात करें, इट कैन डिस्कस एडवाइस। किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो तो उन पे एडवाइस। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है अभी भी, जो स्टिल प्रॉब्लम है, जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम।
जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट मतलब कि झगड़े होते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम लोग हर बार इस प्रॉब्लम को कहाँ ले जाते हैं, यूएन में ले जाते हैं, और जहाँ पे इस चीज़ का सॉल्यूशन स्टिल अभी तक हमें नहीं मिला। सजेस्ट और रिकमेंडेड एनी मैटर रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन के किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो जहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, एक दूसरे को एडवाइस दी जाती है। जैसे कि अभी जो ड्यू टू कोरोना चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हर कंट्री क्या करेगी, इस चीज़ के डिस्कशन कहाँ पे होते हैं, यूएन। और ये जो आप डेस्क देख रहे हो, ये डेस्क जो है यूएन का असेंबली डेस्क का मेन डेस्क है, जहाँ पे सिलेक्टेड मेंबर बैठते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, ये लोग बजट बनाते हैं। बजट मतलब कि कौन सी कंट्री कितना पैसा देगी। इट एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल मतलब कि यहाँ पे जनरल असेंबली का एक सेक्रेटरी होता है जो सबको संभालता है, सबका हिसाब रखता है, कौन कितना डोनेशन दे रहा है, किसको हम कितनी हेल्प दे रहे हैं, किस कंट्री का ग्रो ज्यादा हो रहा है, किस कंट्री में प्रॉब्लम्स कितनी है। तो सेक्रेटरी जनरल जो है बजट एक्सेप्ट करता है, बजट बनाता है और लोगों को देता है कि तुम लोगों को इतने इतने पैसे हमें देने हैं हर साल। एंड एलोकेट द एक्सपेंसिस, कि भाई इस चीज का खर्चा आपको करना है, इस चीज का खर्चा आपको करना है। इट अटेम्प्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कि पैसों की प्रॉब्लम। किसी कंट्री के पास पैसे नहीं है या फिर वो बहुत ही वीक हो चुकी है, ओके, और कोई और कंट्री जो है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कौन करेगा, यूएन करेगा। उसको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करेगा, उसको लोन देगा, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों के, वो भी कौन सॉल्व करेगा, यूएन। ह्यूमन राइट्स, लोगों के जो हक हैं, बेसिक हक हैं, वो कौन देगा, ह्यूमन राइट्स के भी आपको यूएन देगा। या फिर कोई जो और कंट्री है जो डुप्लीकेट हथियार नहीं बेचती, या फिर जिसे हम कहते हैं इलीगल जो है हथियार सप्लाई करने का काम, वो ना करे, डिसआर्मामेंट, ज्यादा से ज्यादा कम हथियार बने दोनों लोगों में, ऐसी जो चीजें हैं उनको प्रमोट करता है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे किए जाते हैं। डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी इन जनरल मैटर। कोई भी तरह का प्रॉब्लम जो है उसका जो डिसीजन मोस्ट ऑफली मेजोरिटी मतलब कि वोटिंग करके दिया जाता है, कि मेजोरिटी पर्सन 193 कंट्रीज में से सबसे ज्यादा वोट किस चीज को मिले हैं उसी चीज को क्या होता है, अप्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये था सबसे पहला ऑर्गन, सबसे पहला पार्ट, जनरल असेंबली। सेकंड अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर होते हैं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इस काउंसिल के। काउंसिल में 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं। ये जो 5 कंट्रियां हैं, ये बाकी की कंट्रीज के अलग अलग जितने भी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करती है, बट यहाँ पे 5 कंट्रियों की एक ही बात होनी चाहिए। मतलब अगर 4 कंट्रियां एक बात कह रही है, एक कंट्री एक बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 5 कंट्रियां हाँ कहेंगी, यहाँ तो फिर 5 की 5 कंट्रियां ना कहेंगे। ओके, किसी भी तरह की 3 और 2 या फिर 2+3, 4+1, 1+4, ऐसी कोई भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती। यहाँ तो पूरा हाँ या तो फिर पूरा ना, इस तरह से यहाँ पे वोटिंग की जाती है। इस 5 कंट्री में कौन सी कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा जो पार्ट है, सबसे ज्यादा जो कंट्रियां सपोर्ट करती है वो रशिया को करती है और अमेरिका को करती है, और सबसे कम जो सपोर्ट है 4% सपोर्ट सिर्फ चाइना को मिला है। इसका जो डायग्राम है आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया होगा, इस तरह से अलग अलग एक सर्कल बना के, जहाँ पे 4% जो है चाइना को दिया है, और सबसे मेजोरिटी पर्सन जो है 92% या 1 समथिंग कुछ है जो है किसको दिया गया है, रशिया को दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सिक्योरिटी काउंसिल है। इनकी इस तरह से एक मेंबरशिप ग्रुप होती है, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वोटिंग करके भी किसी एक चीज़ का डिसीजन लाते हैं। ओके, इस तरह से इनका जो ग्रुप होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये जो लोगो है ये यूएन का लोगो है, आप यहाँ पे दे सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ये 5 यूएन कंट्रीज लाती है। ओके, यूएन की ये 5 कंट्री को परमानेंट मेंबर कहा जाता है। बाकी के जो 10 कंट्रीज जो होती है वो नॉन परमानेंट होती है, मतलब कि ये चेंज होती रहती है। दे आर ऑल्सो इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ द 2 ईयर। 2 सालों के लिए इनको भी वोटिंग से ही सिलेक्ट किया जाता है। 193 कंट्रियां वोटिंग करती है, और 2 साल के लिए किसी भी 10 कंट्रियों को मौका मिलता है इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने का। और हर 2 साल बाद ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये भी हो सकता है कि कोई एक कंट्री बार बार आए अगर उसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं तो, ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल है। द काउंसिल इंजॉय द ट्रेमेडियस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। अगर कोई कंट्री ऐसी है जो किसी और कंट्री पे बार बार हमला कर रही है, ओके, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट कर रही है, तो ऐसी चीजों का सॉल्यूशन कहाँ लाया जाता है, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। ये पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने का काम
करती है। इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट ऑफ द नेशनल पीसफुली, कोई भी तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ही शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। नेगोशिएशन मतलब कि दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो बिना लड़े ही सॉल्व हो जाए, ऐसी कोशिश करती है और दोनों के बीच में शांति बनाने की कोशिश करती है, चाहे कोई भी दो कंट्रियां क्यों ना हो। When any one permanent member does not vote in support to some important international matter, जब पांच में से कोई भी एक कंट्री, पांच में से कोई भी एक, चाहे चाइना हो, अमेरिका, ब्रिटेन या रशिया, इन पांच में से कोई भी एक कंट्री ओके परमानेंट अगर वोट नहीं देती, मतलब चार लोग हाँ बोल रहे हैं, वोट देते हैं कि ये चीज सही है, पर एक कंट्री बोल रही है कि नहीं ये चीज गलत है, तो इट कैन नॉट टेक अ डिसीजन। यहां पे मेजोरिटी से डिसीजन नहीं आता। दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड द वीटो और राइट टू डिनाई। वीटो पावर एग्जाम में कुछ बार पूछा जाए व्हाट इज वीटो पावर, तो ये 5 परमानेंट मेंबर के पास राइट है कि ये कोई भी चीज को अगर डिसीजन लेंगे तो पांचों के मिलकर रहेंगे, या तो फिर पांचों के 5 की यस होनी चाहिए या फिर पांचों के 5 की नो होनी चाहिए। इसे कहते हैं राइट टू डिनाई, क्योंकि एक जन अगर मना कर देगा तो पूरी की पूरी पावर क्या हो जाएगी, पूरी का पूरा डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। रशिया हैज यूज्ड टू दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। इस वीटो पावर का इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम किसने किया है, रशिया ने, और वो भी किसके लिए, इंडिया के लिए। कैसे, तो अब मैं बताता हूं। मैक्सिमम टाइम जब भी यूएन में जम्मू कश्मीर का मामला जाता है तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता था पहले, अमेरिका एंड चाइना। तो जहां पे अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सेकेंड हाईएस्ट मोस्ट परसेंटेज लोग हैं और चाइना के पास 4% लोग हैं, तो ऑलमोस्ट जो वोट चाहता था कि भाई हाँ ये जम्मू कश्मीर किसको मिलना चाहिए, पाकिस्तान को मिलना चाहिए, ऐसे जो राइट्स हैं मोस्ट ऑफली किसको मिलते थे, पाकिस्तान को मिलते थे बाकी 4 कंट्रियों की तरफ से। तो बाकी की 4 कंट्रियां जब हाँ बोलती थी कि चलो ये चीज सही है, तब सिर्फ रशिया जो है इंडिया को सपोर्ट करता था, एक कंट्री कि नहीं ये इसको नहीं मिलना चाहिए। यही एक रीजन है जिसका मल्टीपल टाइम रशिया यूज कर चुकी है। हालांकि अभी सिचुएशन चेंज हो गए हैं, तो अभी तो अमेरिका भी और चाइना भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं इंडिया को, और उसका रीजन आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रह चुके हैं। सो बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, बट इस तरह से वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इस तरह के जो मैटर हैं किसी भी कंट्री के, कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उसको कहाँ पे सॉल्व किया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल में, बहुत ही आराम से और शांतिपूर्वक। सेकंड अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3, सो इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ये वो काम है जो पूरे दुनिया में किए जाते हैं यूएन के द्वारा, दैट इज द इकोसोक। अगर एग्जाम में आपको फुल फॉर्म पूछते हैं व्हाट इज द इकोसोक, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ पे लिखा है इकोसोक, दैट इज द इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इस काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं, 54 मेंबर हैं जनरल असेंबली के अंदर। ये आप जनरल असेंबली देख सकते हो, इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल की जनरल असेंबली है जहां पे 54 मेंबर्स हैं। अपॉइंटिंग जॉब रिटायरिंग मेंबर ऑफ 3 है, यहाँ पे जो मेंबर है वो हर 3 साल पे चेंज होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। दिस काउंसिल ट्राई टू रेज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे लोग जितने भी दुनिया में रहते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है उनको इम्प्रूव किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति के, किसी धर्म के, या फिर किसी भी तरह के रीजन के, एरिया के भेदभाव के। आप अमेरिका से बिलोंग करते हो या फिर चाइना से बिलोंग करते हो या फिर पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, बिना किसी भेदभाव के आपको बेसिक हक मिले, आपको बेसिक राइट्स मिले, आपकी लाइफ बेटर हो, आपको एजुकेशन मिले, फूड मिले, ऐसी कोशिश की जाती है कि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। और हर एक चीजों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। द काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। WHO सबसे पहला है WHO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पे मैं जो नाम लिखूंगा डिटेल में, सबसे पहले चीज क्या है हमारे पास, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में लोगों की हेल्थ मेंटेन करने का काम कर रही है। अभी जो आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में कोरोना क्राइसिस चल रहा है, ओके, तो इसको अभी पूरी दुनिया में वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम और पीस बनाने का काम कौन करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, लोगों की जो हेल्थ है इसको इम्प्रूव करने का काम कौन करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपको दिया है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो IMF का काम क्या है, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास अगर ज्यादा पैसा है तो उसके पैसे लेकर किसी और कंट्री को अगर लोन चाहिए तो वो प्रोवाइड करना, प्लस अगर आपको इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, कौन सी करेंसी चाहिए, इंटरनेशनल करेंसी, तो भी आप इनसे ले सकते हो, इनसे आप हेल्प ले सकते हो। मतलब पूरी दुनिया की जो अलग अलग कंट्री हैं उनके बजट बनाना, उनसे पैसे कलेक्ट करना और पूरी दुनिया में भलाई करने का काम कौन कर सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्क टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लोगों के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और लोग इजीली काम कर सकें, ऐसा काम ये करती है। तो सबसे पहला था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे है FAO
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया में जो फूड है, एग्रीकल्चर है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है कि लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट ना करें किसी भी तरह। ओके, इस तरह से काम जो है किए जाते हैं और फूड की क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। जिस कंट्री के पास फूड नहीं है तो उस कंट्री को फूड प्रोवाइड करने का भी काम कौन करता है? FAO। हेल्प टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट्री है, जो खेती वगैरह है, जंगल वगैरह है। फिशरी है, जो आप फिशरी करके पैसे कमा सकते हो। इन सारी चीज़ों में, न्यूट्रिशन की चीज़ों में लेवल बढ़ाने का काम करती है FAO। फोर्थ अगर हम बात करें ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है पूरी दुनिया में जो मजदूर हैं, जो भी मजदूर वर्ग हैं, उन लोगों को काम देने की कोशिश करती है, उनका शोषण ना हो, उनको टाइम टू टाइम पैसे मिले, सही से पैसे मिले, ऐसा काम कौन करती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्क टू प्रोवाइड द राइट्स एंड जस्टिस टू द लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी मजदूर हैं उनको जस्टिस दिलाने का काम कौन करती है? ILO। फिर हमारे सामने यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका जो फुल फॉर्म है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आता है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन का यूनिसेफ का काम सबसे अच्छा है। ये क्या करती है? पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का, और जितने भी अनाथ बच्चे हैं, अंध बच्चे हैं, या किसी भी तरह के बच्चे हैं जो बहुत ही पुअर हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने का काम और उनकी एजुकेशन को प्रोवाइड करने का काम, ऐसे बच्चों को संभालने का काम कौन करता है? यूनिसेफ। ओके, उनको न्यूट्रिशन फूड मिले, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा घर मिले, ये काम करती है। उसके बाद हमने दिया है यूनेस्को, ये सबसे अच्छा काम करते हैं पूरी दुनिया में जितने भी हेरिटेज हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पे आपके पास कोई भी पुरानी चीज़ है, उसको आप अगर संभालना चाहते हो, अगर वो बहुत ही एंटिक है, बहुत ही कीमती है, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और उसकी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है? आपकी कंट्री की। आपकी कंट्री में जो भी चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, ओके, अजंता इलोरा केव्स है, ये सारी चीज़ें जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की हुई है। तो हमारी कंट्री तो उस चीज़ का ध्यान रखेगी, UN भी उस चीज़ का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रखेगी। साथ ही साथ आपके पास कोई ऐसे एजुकेशन की टेक्निक्स हैं जो आप पूरी दुनिया को देना चाहते हो, वो देखना, एजुकेशन में चेंजेस लाना वर्ल्ड लेवल पे। आप जो साइंटिफिक रिसर्च करते हो उससे अगर लोगों का भला हो, तो वो साइंटिफिक रिसर्च जो है अलग अलग कंट्री तक पहुंचे, ऐसी सारी चीज़ों का काम कौन करता है? यूनेस्को। वर्क टू इम्प्रूव, देखो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, वर्क टू इम्प्रूव एंड कोऑपरेशन बिटवीन द नेशन बाय रिमूविंग इलिटरेसी, लोगों के अंदर जो पढ़ाई करने का जज्बा है वो जगाना, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनकी जो पढ़ाने की जो क्षमता है, वो जो पढ़ सकें, ऐसा काम करने का काम ये करती है। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू द एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन देकर उनकी लाइफ जो है उनको बेहतर बनाने का काम करती है। प्रोवाइडिंग जस्टिस, लोगों को न्याय दिलाने का काम, एजुकेशन दिलाने का काम। साइंस और कल्चरल को प्रमोट करने का काम करती है वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को। Besides there are the सब काउंसिल्स, रीजन काउंसिल्स विच अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी, और बहुत सारी छोटी बड़ी काउंसिल्स जो हैं अलग अलग तरीके का काम जो करती है। अब इसके बारे में स्टैंडर्ड 8 में डिटेल में पढ़ चुके हो। ओके, WHO, IMF, FAO, ILO, यूनेस्को एंड यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ काम है जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि पैसे लेती है हर एक कंट्री से, उसका मेन रीजन था ये अलग अलग काउंसिल्स को फंड प्रोवाइड करना। सेकंड अगर हम बात करें तो ट्रस्टशिप काउंसिल, फिर हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सबसे लास्ट में सेक्रेटरी। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रस्टशिप काउंसिल का काम क्या है। तो ट्रस्टशिप काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, जो 5 मेंबर नेशन जो है काउंसिल के होते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, सबसे पहले जो हमने जनरल असेंबली देखी उसमें से 5 लोग सिलेक्ट होते जाते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल में। इट ओवरसीज मैटर pertaining टू नेशन दैट हैव नॉट एक्वायर्ड इंडिपेंडेंट आर अंडर द सम प्रीवियस मैंडेट। ओके, यहाँ पे कोई भी कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके, जो अलग अलग कंट्रियों की प्रॉब्लम्स हैं बट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, जैसे कि कोई कंट्री मान लो कि जापान एंड रशिया का प्रॉब्लम हो गया, तो वो इंटरनल प्रॉब्लम है उन दोनों का, दो अलग अलग कंट्री का, जिससे पूरी दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट इन दोनों का प्रॉब्लम है। तो ऐसी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी अपनी अलग अलग कंट्रीज की, वो यहाँ पे सॉल्व की जाती है ट्रस्टशिप काउंसिल में। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कि ऑल्सो नेशन डिफेक्टेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी भी कंट्रियों को नुकसान हुआ था, वो कि उनको भरपाई करके देना, उनका भला करना, उनको डेवलपमेंट देना, तो उनका सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलपमेंट हो, ऐसा काम कौन करता है? ट्रस्टशिप काउंसिल। सिमिलरली अगर हम बात करें, मानो कि कोई एक कंट्री है, जैसे कि मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइना, वो किसी भी कंट्री पे बॉम्ब ब्लास्ट कर रही है बिना देखे बिना सोचे, तो ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये किसी भी कंट्री पे हमला कर रही है तो UN पे भी कर सकती है, चाइना
यूएसए पे भी कर सकती है, अमेरिका भी कर सकती है, बांग्लादेश पे कर सकती है, किसी पे भी कर सकती है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है कहाँ सॉल्व होंगे, डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम जाएंगे सेक्रेटरी जनरल में। ओके, वहां पे मेजोरिटी वोट से ये सॉल्व होंगे क्योंकि वहां पे 54 मेंबर्स हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये जनरल असेंबली में भी जा सकता है, बट ट्रस्टीशिप काउंसिल में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर हम बात करें चाइना की किसी एक कंट्री से पर्सनल दुश्मनी है, अगर हम बात करें चाइना और इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनली झगड़ रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ लाया जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल में। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी आएगा जब इन दोनों को कहीं ना कहीं एक कंट्री की वजह से दूसरी कंट्री को नुकसान हुआ हो तो। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप देख रहे हो ये सेक्रेटरी जनरल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैग्यू इन नेदरलैंड। नेदरलैंड में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जैसे हर एक कंट्री में सुप्रीम कोर्ट होती है, हाईएस्ट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट होती है हर एक कंट्री में, वैसे ही वर्ल्ड में सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो कौन सी है, वर्ल्ड की कोर्ट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर किसी कंट्री, जैसे अगर हम बात करें तो अभी कोरोना जो है चाइना से फैला गया है, बट इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ये जानबूझकर किया गया है या ये गलती थी एक्सपेरिमेंट का। अगर ये पता चले कि चाइना ने ये जानबूझकर किया है कि सारी कंट्रीज जो है वहां के लोग मरे, देखा जाए तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ना हो और एक तरह का अगर हथियार की तरह इसको अगर इस्तेमाल किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकल लॉस हो, बहुत सारे लोगों की मर जाए, तो एक तरह की ये वॉर ही है, बिना हथियारों की वॉर की जाती है इन लोग इसको, कि एक तरह की बीमारी फैला दी गई लोगों के अंदर जिससे बहुत सारे लोग मरने लगे। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि चाइना ने ही ये जानबूझकर किया है तो उसको पनिशमेंट कौन देगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा। समझ में आया? ये चीज, ऐसे प्रॉब्लम्स को कहां ले जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि किसी कंट्री पे बहुत सारी कंट्री ने आरोप लगाया कि ये कंट्री जो है ये सही से काम नहीं कर रही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेदरलैंड में है। और यहाँ पे कितने जज हैं, 15 जज हैं। ओके, जो हर कितने साल पे अपॉइंट होते हैं, 9 साल पे अपॉइंट होते हैं। इट डिस्प्यूट द बिटवीन द नेशंस, किसी भी दो कंट्री के बीच में झगड़े हों उनको सॉल्व करना, उनके ऊपर जजमेंट देने का काम, ओके, और उनको लीगली एडवाइस देने का काम भी कौन करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड सबसे लास्ट में सेक्रेटरीट जनरल, इसकी असेंबली सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, यूएन का ऑलमोस्ट सब काम कौन करता है, सेक्रेटरीट, जिसकी ऑफिस को हम कहते हैं सेक्रेटरीट जनरल। तो जनरल असेंबली अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर्स। इस तरह से हर एक कंट्री में हम लोग देखें, हम लोग वोट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हम वोट करते हैं तो किसी भी एक कंट्री का टाइमिंग पीरियड कितना होता है, 5 साल। वैसे यहाँ पे जो 193 कंट्रीज हैं, तो जनरल असेंबली में वोट करके कोई एक कंट्री को जिताता है और वो 5 साल तक काम करेगा, और उसका जो ऑफिस होगा वो क्या होगा, सेक्रेटरी जनरल। और उसे हम क्या कहेंगे, उस एक पर्सन को हम क्या कहेंगे, हमारा सेक्रेटरीट। ओके, क्योंकि वो 193 कंट्री को कंट्रोल करता है। ओके, और इनकी जो ऑफिस है कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। ओके, द सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, ये जो आप देख सकते हो सेक्रेटरीट है। द यूनाइटेड नेशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। यहाँ पे जो यूएन है वो सेक्रेटरी के द्वारा पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना, लोगों के बीच में एकता बनाए रखने का काम, और सबके बीच में भाईचारा रहे और शांति रहे, सब लोग एक साथ मिलकर रहें, ऐसा काम करती है। ओके, 5 साल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम, एक दूसरे को हेल्प करने का काम, ट्रांसलेटर जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मीटिंग के अंदर भी, वो कौन प्रोवाइड करता है, ये सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये कुछ था यूएन का काम, जिस तरह से यूएन पूरे वर्ल्ड में करता है। इसके बारे में अगर आप बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इसके बारे में डिटेल कहाँ जा सकते हो, गूगल कर सकते हो। ये कुछ था। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।